वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात है, बहुत सारे नए नए मौज़ूआत हैं। उम्मीद करते हैं भाई कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आपने जो जो प्लानिंग्स की हैं, जो जो आप लोगों ने गोल्स सेट किए हैं, आज के दिन के हवाले से अल्लाह ताला करे कि आप उसमें कामयाबी हासिल करें। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात होती है ये कि अगर आप अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छे तरीके से दिन का आगाज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि मेरे दिन का आगाज़ होता है एक गिलास पानी से, क्योंकि हम कहते हैं जी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो डेली बेसिस पर हम अच्छी बात आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो भी उसी पानी की तरह उसको पी जाया करें। सोचा करें कि वो आपकी ज़िंदगी में फ़िट कहाँ पर होती है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करना चाहिए ताकि आप हर तरीके से अच्छे लगें। अगर आपका किरदार अच्छा होगा, आपका करैक्टर अच्छा होगा, आप बात करने में अच्छे होंगे, अपनी चीज़ों को डिलीवर करने में अच्छे होंगे, लोगों को समझने में अच्छे होंगे, लोगों से बात करने में अच्छे होंगे, तो यकीन करें कि लोग आपके पीछे जो है ना आपकी हमेशा अच्छाई करेंगे। और वैसे मुझे लगता है जब आपका करैक्टर, आपका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा होता है ना, तो फिर आप वो फूल बन जाते हैं जो ना भी रहे ना महफिल में, तब भी वो खुशबू उसकी बिखरी रहती है। क्या शायराना बात की। तो इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते थी। शायराना जो आपने अंदाज़ अपनाया है, और वो भी क्यों ना हो, क्योंकि आज 9 नवंबर है, यौम इक़बाल है। बच्चों के इक़बाल, बड़ों के इक़बाल, बुज़ुर्गों जवानों के इक़बाल, न सिर्फ बर्रे सग़ीर पाको हिंद बल्कि पूरी दुनिया पे छा जाने वाले इक़बाल, कि जिनका पैगाम पहाड़ से गिलेरी और नग़मा अंजुम से शिकवा जवाब शिकवा तक इल्म का एक समंदर है। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की शायरी और फ़िक्र उर्दू ज़ुबान का शाहकार, उर्दू अदब का अनमोल ख़जाना है। आज इक़बाल का दिन है, उन्हें समझने, उन्हें समझाने का दिन है, उनका पैगाम आम करने का दिन है, जो कहता है खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो हमें बहुत सीखने की, समझने की ज़रूरत है। इक़बाल को पढ़िए, समझें और अपनी ज़िंदगी में उसका इम्प्लीमेंट ज़रूर करें अगर आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं। जब तरक्की की बात होती है, कामयाबी की बात होती है, तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं भाई अपने शाहीनों से कामयाब होके लौटेंगे। क्योंकि शाहीनों की बात की, इक़बाल के शाहीन देखें हम फिर यही वाले शाहीन है भाई, आपके लिए भी इक़बाल ने बहुत कुछ कहा है। तो भाई शाहीन जो है उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें कि जीत के उन्होंने वापस लौटना है, ट्रॉफ़ी के साथ उन्होंने वापस इस मुल्क में, पाकिस्तान में उन्होंने कदम रखना है। ट्रॉफी से 2 कदम की दूरी पर हम इंशाल्लाह, एक कदम तो आज हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीदें बड़ी है हमें। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगा। इसके साथ हम लगा रहे हैं इंशाल्लाह, आमीन या इलाही आलमीन। आज हम प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे, बहुत सारी दुआएं करेंगे। एब्सोल्युटली 1 बजे मैच है आज। अच्छा, और क्या कुछ है आज शो में? 10वीं जमात की तालबा एक दिन के लिए फैसलाबाद की डिप्टी कमिश्नर बन गई हैं। वाह, ये कहानी क्या है? शो में आज इन्हीं जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर साहिबा। अच्छा जी, कराची वालों के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई है। हमें अच्छा नहीं लगता जब हम कराची वालों को ऐसी खबरें देते, लेकिन क्या करें जी, हमारी तो जिम्मेदारी है खबरें आप तक पहुंचाना। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कीमत में इजाफा यूनिफॉर्म टैरिफ कीमत में किया गया है। वसूली सितंबर ता नवंबर के बिल्स में होगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक हुकूमत कराची के अवाम को 291 अरब रुपए सालाना सब्सिडी दे रही है। आज प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहली सब्सिडी, इसके बावजूद महंगाई है। खैर, किसी भी शख्स को उम्र के किसी भी हिस्से में कमर दर्द की, बैक पेन की शिकायत हो सकती है। वजूहत भी बहुत सारी हो सकती हैं। बचपन और टीन एज में भी अब ये शिकायत होती जा रही हैं, लेकिन क्यों हो रहा है ये? इससे कैसे बचा जाए? इसका इलाज क्या है और प्रिवेंशन इसकी क्या है? ख़ासतौर पर वो लोग जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और बेध्यानी में वो इस तरह के या तो वेट्स लिफ्ट कर लेते हैं या फिर और उठने बैठने में कोई मसला हो जाता है। वेदर का इस पर कितना इफेक्ट होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जाहिर है फैसल, हमें पता है जैसे जो लोग नई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वेट उठाना शुरू करते हैं, तो उनको ये इशू होता है। हाँ जी, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं करते। वो प्रॉपर नहीं करते, उन्हें तरीका नहीं पता होता। अच्छा जी, इसके अलावा आपका ये जो वीक है ये कैसा रहेगा? आपकी किस्मत, आपके सितारे कितना आपका साथ दे रहे हैं? कौन सा ऐसा सितारा है जो कि गर्दिश में है? कौन सा ऐसा सितारा है जो कि आप पे मेहरबान होगा? ये आज हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे।
इसके अलावा और भी मौज़ूआत और उन पे जो बनी हुई है रिपोर्ट्स आपको देखें, लेकिन देखिए सबसे पहले कोई बात नहीं करनी सिवाय इसके कि आज है सेमीफाइनल। अब वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, फैसला हो जाएगा आज। दोनों टीम्स पहले सेमीफाइनल में दोपहर 1 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टकराएंगी। कौमी टीम कीवीज पर झपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और भाई बड़े मैच में कप्तान टीम को फ्रंट से लीड करने के ख्वाहिशमंद है। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम गुज़श्ता रोज बैटिंग प्रैक्टिस के लिए अकेले स्टेडियम में मौजूद थे, जिस पर हमने काफ़ी बात भी की थी, और नेट्स पर 1 घंटे तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। बाकी प्लेयर्स ने होटल में आराम किया है। क्यों आराम किया है भैया, आप एक दिन पहले आराम कर तो चुके थे। शाहीन तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए ऑप्शनल सेशन था ना, इसलिए। अच्छा जी, तो आज हम इस पर बात करेंगे मैच में, और आज के फैसला कुन मैच पर हम बात करने के लिए हमारे साथ अदील अजहर होंगे, अब्दुल कादिर ख्वाजा होंगे, और इससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उतनी देर में हमारे गेस्ट भी हमें। सिडनी में मुकाबला है कीवी बैटिंग और शाहीनों की बॉलिंग का। टॉप ऑर्डर में न्यूजीलैंड की ताकत है। ओपनिंग बैट्समैन डेविन कॉनवे आलमी कप के 4 मैचेस में 41 की औसत और 119 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में हरीफों पर अटैक करते हैं ग्लेन फिलिप्स। वर्ल्ड कप में 1 सेंचुरी बना चुके हैं, 48 की बैटिंग एवरेज है और 163 का स्ट्राइक रेट है। कीवी टॉप ऑर्डर पर नई गेंद से वार करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। आलमी मेले के 5 मैचेस में 8 शिकार कर चुके हैं। शाहीन की बॉलिंग एवरेज 14 और इकॉनमी है 6.21। शादाब खान की स्पिन कीवीज के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होगी। अब तक 11 की शानदार एवरेज से 10 विकेटें ले चुके हैं। और अगर हम बात करें ग्रीन शर्ट्स के बैटिंग पावर हाउस की, तो इफ्तिखार अहमद बाबर 11 की मिडिल ऑर्डर में ताकत है। इफ्तिखार 5 मैचेस में 131 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। अहम मैचेस में 2 डिफ सेंचुरीज बना चुके हैं। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर पाकिस्तान के लिए अटैकिंग ऑप्शन है। सिर्फ 2 मैच खेले हैं मगर स्ट्राइक रेट है 213 का। सिडनी की विकेट पर स्पिनर मिचेल सेंटनर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बन सकते हैं। 4 मैचेस में 8 शिकार करने वाले कीवी स्पिनर की बॉलिंग एवरेज है 12.87। टिम साउदी न्यूजीलैंड के सबसे कामयाब फास्ट बॉलर हैं। 7 विकेटें हैं और 12 की बॉलिंग एवरेज। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू मजीद आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि कराची चिड़ियाघर का हाथी किसे सपोर्ट करा है, पाकिस्तान को करा है या नहीं। इसके ख्याल में कौन सी टीम ऐसी है जो कि आज जीत जाएगी, खिजर आजम से हम जानते हैं। वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल, पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड। बिल्कुल एक तरफ है हॉट फेवरेट न्यूजीलैंड, तो दूसरी जानिब है लकी पाकिस्तान। पूरी कौम की तरह समा की मलका सफारी पार्क में है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और अपनी प्रेडिक्शन करने जा रही है। देखते हैं कि समा की मलका किसके हक में फैसला देती है। तो आपने देखा पूरी कौम की तरह इस मलका का दिल भी बाबर 11 के साथ धड़क रहा है और इसने प्रेडिक्शन की है कि सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान टीम के नाम। अब जिम्मेदारी पूरी की पूरी टीम पर है कि इस प्रेडिक्शन को सही साबित कर दिखाए। चलें अब देखें, समा की मलका ने बता दिया, अब जिम्मेदारी टीम की है, क्योंकि मलका ने तो बता दिया। समा की मलका को सच साबित करें। अदील अजहर हमारे साथ मौजूद हैं और कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद होंगे ऑस्ट्रेलिया से। तो अदील, हाथी ने अपना काम कर दिया। यार पता है मुझे, पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज ऑलवेज। यार अगर आपको याद हो, हम पिछले साल जो वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन कर रहे थे, सेमीफाइनल भी मलका ने जो है ना पाकिस्तान को जितवाना था, वो उसने कर दिया था। इसलिए मलका भी कभी कभार शी मिसेस, बट आई होपफुली इस बार
उसने सही प्रोडिक्शन की हो। मलका भी कभी स्ट्रेस में हो सकती नहीं हो सकती है बिल्कुल, प्रोडिक्शंस कैन गो रॉन्ग, एनीथिंग यू नो। पाकिस्तान टीम के साथ तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। आई मीन हु वुड हैव थॉट कि यार हम बैठे हुए सेमीफाइनल की बात कर रहे होंगे। तो आई होप कि मलका ने जो कहा तो हमारे शहजादे वो कर जाएं, अल्लाह करे ऐसे कर जाएं। और मैं जो चीज़ कल मैंने ट्वीट भी किया था इस हवाले से कि पाकिस्तानी कौम इतनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है इस मैच के हवाले से, यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रस्मी कार्रवाई हो रही है। आज का मैच नहीं भाई, न्यूजीलैंड इज अ वेरी छुट्टी भी है भाई, घर में देखें आप, यानी आज छुट्टी दे दी फॉर व्हाटएवर रीजन। कल मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने इस बारे में रिमार्क पास किया है कि भाई स्क्रीन लगानी है, ये कार्रवाई जल्दी निपटा देगा सुबह, बिकॉज हमें मैच देखना है। अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह खैर करे। बट आई मीन यस, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, स्टैट्स चेक करें, पिछले 5 में से 4 मैचेस पाकिस्तान T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता हुआ है। सो वी आर ऑन अ रन एंड अ वेरी गुड फॉर्म। वर्ल्ड कप रिकॉर्ड पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। 2 मैचेस हम हारे हैं, 4 मैचेस हम उनसे जीते हैं। सो आई थिंक वो एक एडवांटेज है पाकिस्तान में। जैसा लगता है न्यूजीलैंड के खिलाफ वैसे ही अपना जनरली अच्छा गेम लेकर आता है। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो हम पहले भी बात कर रहे थे, उसमें दोनों टीमों के दरमियान यही मैच पर्थ में हो रहा होता या MCG में हो रहा होता, हमारी शायद डिफरेंट फीलिंग होती। सो यस, आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। हाउएवर इट्स द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, आपके 2 टॉप प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। होपफुली दे विल कम गुड टुडे। अच्छा, मैं कल कुछ लोगों का देख रहा था ना टेलीविजन पे भी, वो कह रहे थे लोग who is going to be the इंजमाम this time round। लोगों को याद है अच्छी तरीके से, आप 92 की बात करें, इवन आफ्टर दैट भी। अच्छा, 92 का बड़ा कंपेटिटिव हुआ था। उसके बाद यू नो कदरे आसान हमने सेमीज खेले हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जो इमरान नज़ीर वाला एक था जिसमें उन्होंने अब सिंगल हैंडेडली कर दिया था, तो सेमीफाइनल में हम, हाँ जी 99 तो इंतहाई वन साइडेड मैच, सईद अनवर वजादुल्लाह वासी 194 रन की मेरे ख्याल से उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। वो मैच कुछ था ही नहीं, वो कुछ नहीं था, वो ऐसे ही था। और फिर 2007 में पाकिस्तान ने इनको हराया था, आपने बिल्कुल इमरान नज़ीर, उमर गुल गॉट 3 विकेट्स इन दैट गेम। और लाला से कल हम इस मैच के हवाले से बात भी कर रहे थे, लाला को कुछ याद नहीं था उस मैच का रिकॉर्ड वाला। अच्छा, वो 2009 का था, 2009 था। लाला उसमें सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन 2007 में उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी उसमें। लेकिन फिर भी द थिंग इज के पाकिस्तान यस न्यूजीलैंड के खिलाफ रीसेंट टाइम्स में वी हैव बीन द बेटर साइड। अच्छा, अब जरा हम पाकिस्तान की तो हमने करनी भी आगे। लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एज एन अपोनेंट। एज अ हरीफ जो है न्यूजीलैंड बड़ा ही ज़बरदस्त हमने देखा, ऑल्दो कि हमने उनको उनके बैकयार्ड में हराया, लेकिन वर्ल्ड कप में बहुत ही डिफरेंट न्यूजीलैंड भर के आई है भाईजान। देखिए न्यूजीलैंड अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो जनरली मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में दे आर ऑलवेज अ गुड साइड। ये इनके साथ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि नॉकआउट मैचेस में आके वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आई थिंक मैं कल किसी वेबसाइट पे एक लिस्ट देख रहा था, पिछले कोई 20 जो उन लोगों ने नॉकआउट मैचेस देखे, वो सिर्फ दो जीतने में कामयाब हुए हैं अगेंस्ट इंडिया। एक वो चैंपियंस ट्रॉफी, जी बिल्कुल, एक वो चैंपियंस ट्रॉफी सन 2000 में जीते हैं, अगर आपको याद हो। वो भी नैरोबी में मेरे ख्याल से हुई थी, अगर मैं गलती बनाऊं। और इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो रिसेंटली उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी फाइनल में। उसके अलावा न्यूजीलैंड हैव लॉस्ट ऑल देयर नॉकआउट गेम्स। सो वो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि वो दे प्ले वेरी वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचते हैं, लेकिन वो जो किलर इंस्टिंक्ट या किलर पंच होता है वो इनमें जो है इनकी टीम में मिसिंग है। हाउएवर अगर आप न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी देखें, उनके पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिस पे ये रिलाई कर रहे होंगे। नेचुरली इनके फिन एलन जो इनकी ओपनिंग करते हैं, ही प्लेज विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 165 ऐसी करते हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का ये ओपनर आते हैं, इसका मतलब जो हमारा पावर प्ले होने वाला है इसमें दे आर गोइंग टू अटैक आवर बॉलर्स। अब शाहीन जिस फॉर्म में है, अगर हमने एलन को आउट कर लिया, ग्लेन फिलिप बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, वी नो केन विलियमसन जो आते हैं वो उतना तेज़ इनिशियली खेलते नहीं हैं इनका इनिशियली। तो अगर आई रियली होप कि हमारी टीम ने प्लेयर बाय प्लेयर रीडिंग करके आई हुई हो, बिकॉज न्यूजीलैंड आर वेरी स्मार्ट पीपल। आज वो हारिस पे वर्किंग करके आएंगे। सो अगर हम सोच रहे हैं कि हारिस पिछले 2 मैचेस की तरह में वो इम्पटस प्रोवाइड करेगा, लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, बट वो अपनी वर्किंग करके आएंगे बहुत ज़बरदस्त। अच्छा दिल, जैसे हम उनकी ओपनिंग की बात करें कि उनकी ओपनिंग कितनी खतरनाक हो सके, तो मेरे ख्याल से अगर हमें पता है तो हमारी टीम को भी बेहतर तरीके से पता होगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं कि हम हर चीज़ को तब्दील कर देते हैं, लेकिन अपना ओपनिंग ऑर्डर कभी हम तब्दील नहीं करते, मेरे ख्याल से आज ये स्ट्रेटेजी अपनानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर देखिए सब यही बात कर रहे हैं और सब इस चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी बाबर 1 डाउन आए। मेरा ज़ाती तौर से ख्याल ये महक, आई थिंक इट्स टू लेट इन द टूर्नामेंट टू ट्राई दिस थिंग आउट नाउ। अब जो है
आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ सही या गलत सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेट्स गिव दिस कॉम्बिनेशन वन मोर ट्राई, बस ये करके देख लें। बिकॉज अब अगर आपने किया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि यही इसी के लेने के देने पड़ जाए और ये हो कि यार ये देखो कॉम्बिनेशन आपने क्यों चेंज कर लिया। अभी जितने लोग इसके इवेंजलिस्ट बने हुए हैं ना, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब आपको बुरा भला कह रहे होंगे। सो आई डोंट थिंक दे शुड चेंज दैट, प्ले विद द सेम स्टाइल। देखिए प्रॉब्लम अगर रिजवान की बात की जाए, रिजवान की टेक्निक का इशू है। टेक्निक हम आई थिंक इसी फोरम पे बैठ के हम कोई 7-8 दफा ये बात कर चुके हैं कि उसको छोटी छोटी टीमों ने भी रीड कर लिया है। ठीक है, जहां बॉल पड़ के थोड़ा सा उसमें पेस होगा, रिजवान के पास टाइम नहीं होता कि वो फोर्थ स्टंप की बॉल को लेग साइड पे निकाल सके, नहीं होता। ये इंडिया, पाकिस्तान, यूएई में इसको टाइम मिल जाता है, यहाँ पे इसको टाइम ही नहीं मिल रहा। वो तो उसकी टेक्निक का इशू है, बाबर का कॉन्फिडेंस का इशू है। और जिस तरह शाहीन पे हमने बात की थी, जो कह रहे थे 2 मैचेस के बाद एक हमारे यहाँ तजियाकार बैठे कह रहे थे शाहीन को ड्रॉप कर दो। अजीब सी बात है यार, वो जब तक खेलेगा नहीं उसकी फॉर्म कैसे आएगी। सिमिलरली बाबर को अगर इसी नंबर पे खेलना है, अब आप एक मैच और खिलाएं, अभी ये तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती मुझे। अच्छा मुझे ये बताएं कि न्यूजीलैंड की बैटिंग तो होगी, अगर हम बॉलिंग की तरफ जाएं तो वो भी उतनी ही खतरनाक हमें नजर आती है। या देखिए ट्रेंट बोल्ट उनके पास जो बॉलर हैं, वी ऑल नो अबाउट इट, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं। ही हैज गॉन फॉर सम रन्स बाय द वे इन दिस टूर्नामेंट। और वो बाबर ने तो एक बार जो 2019 वर्ल्ड कप, वो तो आई थिंक एक बेहतरीन रील बन चुकी है। अभी ये वाले भी सीरीज में पाकिस्तान हैज प्लेड बोल्ट बेटर। और देखिए ये फिर बात याद रहे कि सिडनी में मैच हो रहा है। देखिए सिडनी में मैच में जो है ना, वो स्पिनर्स कैन प्ले अ रोल। अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का भी जो मैच हुआ था, इवन दो वो बॉलिंग मैच कर्टेल हो गया था बारिश की वजह से, पाकिस्तान ने सिर्फ 3 अपने ओवर स्पिनर्स के कराए थे, जिसमें शादाब ने शायद अपने 3 ओवर्स में 2 विकेटें भी हासिल की थी। इनफैक्ट 2 ओवर शादाब ने करवाए थे, शायद 10-11 रन मेरे ख्याल से दिए थे, और 1 ओवर में 2 रन नवाज ने दिया था। तो न्यूजीलैंड के पास जो हैं वो अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर हमेश सोडी उनके पास है प्लस सेंटना, तो दे हैव गॉट 2 कपल ऑफ गुड स्पिनर्स। आई थिंक स्पिन्स विल प्ले अ रोल। बहुत वेल राउंडेड इनका जो है ना बॉलिंग अटैक है। न्यूजीलैंड, देखिए आपको न्यूजीलैंड को समझना पड़ेगा, हिस्टोरिकली दे आर अ बिट्स एंड पीसेस टीम। उनके पास चले केन विलियमसन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर है, हाउएवर उनके पास कोई ना कोई प्लेयर ऑन अ पर्टिकुलर डे ही टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो टीम को जो है अपनी जिता देता है वो। यानी आप ये देखिए कि मार्टिन गप्टिल जैसा प्लेयर जो है वो पानी पिला रहा है जी। और क्योंकि उनके इस वक्त कोई और प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। सो न्यूजीलैंड इज अ बिट्स एंड पीसेस। और वो कोई और कॉनवे है, कॉनवे है, जाहिर है। फिन एलन ने आके जिस तरह T20 में, देखें अभी यही ODI खेलेगा, गप्टिल विल बी बैक इन द साइड, बट उनको लग रहा है T20 में इसका रोल बेहतर है। आई थिंक न्यूजीलैंड इज अ वेरी ऑल राउंड टीम। It's going to be a good match. However, फिर वही बात है, जो गट फील आ रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की तरफ आ रही है। बांग्लादेश वाली ही साइड हम लेके जा रहे हैं, अनचेंज होना चाहिए। और अगर हम उस अनचेंज साइड के साथ जा रहे हैं तो अगेन ओपनिंग तो हम नहीं छेड़ने लगे, लेकिन अदील ऐसे क्रंच मैचेस में जो कि ऑब्वियसली नॉकआउट हैं, क्या उसमें वी शुड हमें ये देखना चाहिए कि चलें जी सिचुएशन के हिसाब से नवाज को ऊपर भेज दें, या फिर हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए? शान, आप ऊपर वाले बैट्समैन हैं तो आप जाएं, आज बड़ा गेम है, आज आप ऊपर वाली गेम खेलें, तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए नवाज को उस दिन प्रमोट करके ऊपर भेजने की तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आई। वो अब किसी ने मजाक में यही बोला था, मेरे शो में कोई कह रहा था गली क्रिकेट में होता है ना, बॉलिंग नहीं आई तो बैटिंग पे भेज दें यार। यार मेरे ओवर तूने नहीं कराया, मुझे बैटिंग करा लो। अब ये भी शाकिब के अगेंस्ट मुझे नहीं अंदाजा इस बात का, अगर शाकिब के अगेंस्ट भी था तो दैट प्लॉय डिड नॉट वर्क, बिकॉज आई थिंक 11 गेंदों पे 4 रन बना के वो रन आउट हुए हैं वो, और वो अंडर प्रेशर था। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। नवाज की बॉडी लैंग्वेज इंडिया के उस मैच के बाद से जो है ना, इट्स नॉट द सेम। इसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। ज़ाहिर है मेरा ये ख्याल है सिचुएशनल, आपको देखिए फ्लोटिंग प्लेयर्स रखने पड़ते हैं। नवाज हैं, शादाब हैं, ये आपके फ्लोटिंग प्लेयर्स हैं। इफ्तिखार ये रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इफ्तिखार एक बहुत बड़ा प्लस आपके इस जो है ना वर्ल्ड कप में आए, एंड दैट टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग अ रन टू अ प्लेयर। वरना इफ्तिखार की भी कितने खिलाफ बातें हो रही थी कि इसको ड्रॉप कर दें, कुछ भी कर दें। लेकिन अब ये है कि मेरे ख्याल से आई थिंक नवाज को ये वाला तजुर्बा, अगर पाकिस्तान इज ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट देन सेंडिंग नवाज फिलहाल राइट नाउ डजंट मेक सेंस। आप उसको एंड में रखें, फिनिशर। सही है, ठीक है। अब्दुल कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिडनी से, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। बताएगा अब्दुल कादिर, आज बहुत यहाँ मैच, और आज के मैच के बाद हम कह रहे हैं सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है हम जीत से, तो बताएगा क्या सिचुएशन है, आपने क्या माहौल देखा है? और दूसरी बात यह है कि अभी जो वेदर की बात करें हम सिडनी की,
तो बेहतरीन वेदर है और प्लेइंग कंडीशन के लिहाज से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो सूट करती है वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान अर्ली नवंबर में जो है वो खेल रहा है। तो आप ये देखें कि बड़ी ज़बरदस्त हवा भी चल रही है, सनी वेदर है, बादलों के दूर दूर तक आसार कोई नहीं है, शाम को भी जो है वो प्रेडिक्शन कोई नहीं है बारिश की, 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बिल्कुल मौसम भी हक में है। तमाम शायकीन क्रिकेट अभी आना शुरू हो चुके हैं। मेरे बाएं जानिब जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद है, अभी से आना शुरू हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो है वो शाम को मैच है और पाकिस्तानी दोपहर 1 बजे मैच होगा, यहाँ पर 7 बजे जो मैच शुरू होगा। तो इस वजह से अभी जो है वो क्राउड का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। हमने देखा है कि कोई भी ब्लैक शर्ट में हमें नजर नहीं आ रहा, सब नजर आ रहे हैं तो ग्रीन शर्ट में पाकिस्तानी परचम के साथ नजर आ रहे हैं और माहौल गर्मा गर्म होने वाला है पाकिस्तान के सपोर्ट के लिहाज से। अंदर जो पिच की कंडीशन है तो पिच भी जो है ये वही पिच है जिधर पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला था और उस पर जो है वो बड़ा टोटल सेट करने में कामयाब हुई थी पाकिस्तान टीम। बड़ी अच्छी कंडीशन है, तमाम तर जायजा ले चुके हैं पाकिस्तान टीम के मेंटोर भी भी उसके साथ ग्लेन मुश्ताक भी। बाबर आजम ने भी गुज़िश्ता रोज 1 घंटा प्रैक्टिस की थी। तमाम खिलाड़ी जो है वो पुरुमीद हैं इंशाल्लाह ताला आज जो मैच है। तो अब्दुल कादिर मुझे बताए कि आपकी किसी खिलाड़ी से किसी प्लेयर से बात हुई हो, कैसा मोराल आप उनका देख रहे हैं या उनके क्या कमेंट्स थे, क्या सोच थी उनकी, क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, कुछ ऐसा आइडिया आपको हुआ हो प्लीज वो भी शेयर कीजिएगा। 2 रोज कबल जो परसों हमने बात की थी बाबर आजम से भी और बाकी जो खिलाड़ी थे तो वो बड़े अच्छे मूड में लग रहे थे, मोराल भी काफी हाई था। आपका मोराल तभी बुलंद हो जाता है जब आपको जो है वो एकदम बैग पैक करें और उसके बाद दोबारा बैग खोल लें। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम जो है वो जब तक सेमीफाइनल के लिए नीदरलैंड का जो मैच नहीं हुआ था उससे पहले बैग पैक हो चुके थे कि मेलबर्न जाएंगे और मेलबर्न से लाहौर आएंगे, लेकिन अचानक जो है वो पाकिस्तान टीम के जो है वो ये कुदरत का निज़ाम है कि आप ये देखें पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेल रही है और इसके साथ साथ तमाम लड़के खुश हैं, पुरजोश हैं और उनका यही कहना था जब बाबर आजम के साथ हमने चिट चैट की तो वो भी बड़े रिलैक्स मूड में हमें दिखाई दिए हैं। बाबर आजम काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी दिनों से काफ़ी कंफ्यूज और उनके चेहरे पर जो है वो खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। अलबत्ता अब जो है वो बाबर आजम भी खुश है और गुज़िश्ता रोज़ उनका हमने जो बैटिंग प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है उनका मिडल हो रहा था। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने उनका देखा है कि जो प्रैक्टिस सेशन नेट सेशन में उन्होंने मिडल किए, बॉल बीट नहीं हुई, बॉल के ऊपर आई थी। तो ये बड़ी अच्छे साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं भी साथ हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिल्कुल। अच्छा कादिर, ये जो आपने बात की ना कि मिडल वो वाली मैं देख रहा था फुटेज भी, तो उसमें बाबर को ख़ास तौर पे पावर हिटिंग उसकी तरफ वो गए हैं और इसके अलावा कुछ जो ऊंची गेंदें हैं जो बाउंसर्स थी उनको स्पेशली करा रहे थे और वो उस पर वो अच्छी हिट लगा रहे थे। मेरे ख्याल से कोच थे और वो उनकी पीछे आवाज़ भी आ रही थी लव दैट। तो मुझे ये बताइए ये पिच जो है सिडनी की किस तरीके की इसकी एक्सपेक्टेड है कि कैसा खेलेगी, कैसा माजी रहा है, टॉस जीतने वाला पहले जा रहा है यहाँ पे जीतने के लिए या पहले चेस हो रहा है, क्या हो रहा है ज़रा बताइए। देखिए ये वही विकेट है जनूबी अफ्रीका वाली और इस पे आज जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग को तरजीह देगी। बड़ा टोटल सेट करने में उनकी कोशिश होगी कि 170-180 प्लस का टोटल दे ताकि वो जो है वो दूसरी टीम को मुश्किलात में गिरे। तो आज जो है वो पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह ताला अगर टॉस जीतती है तो वो बैटिंग के लिए जाएगी, बैटिंग को प्रेफरेंस देगी, फर्स्ट बैटिंग करेगी और उसके बाद कोशिश होगी कि 180 प्लस का टारगेट दे ताकि इतना टारगेट सेट हो सकता है क्योंकि बैटिंग सपोर्टेड पिच है। उसकी ग्राउंड की जो बाउंड्रीज है वो बनिस्बतन पर्थ के और एडिलेड के और मेलबर्न के वो छोटी हैं, थोड़ी सी छोटी हैं। पाकिस्तान के पास जो स्पिनर हैं वो भी कारआमद साबित हो सकते हैं इस पिच पर क्योंकि सिडनी वो ग्राउंड है जो एशियन कंडीशन को थोड़ा सा सिमिलर करती है। तो आप ये देखिए शादाब खान इस वक्त नंबर 2 हैं मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर में और उसके साथ साथ जो हमारे शाहीन है वो भी रिदम में वापस आ चुके हैं। अच्छा हारिस रऊफ, नसीम शाह, तमाम बॉलर आपने ये बात की, मैं इसी से एक सवाल मैं चाह रहा था। हमने इफ्तिखार की तो बात की और उनकी यूटिलिटी एज ए स्पिनर भी हमने पिछले मैच में देखी जब उन्होंने इनफॉर्म बैट्समैन को बोल्ड भी कर दिया था। नाउ हमने शादाब पे बात नहीं की है। एशिया कप के ड्रॉप्ड कैचेस, इंजरी, एक हमने गिरा हुआ शादाब देखा, लेकिन उसके बाद अदील भाई जिस तरीके से शादाब ने परफॉर्मेंस दिखाई है, अगर साउथ अफ्रीका से पीछे हट के भी देखें तो जिस वक्त जिम्बाब्वे से भी हम हार रहे थे, इंडिया से भी हारे, उन दोनों मैचेस में भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी शादाब की।
एज अ प्लेयर, एज अ यूटिलिटी प्लेयर, Right. आप किन 2 प्लेयर्स को आज पाकिस्तान के लिए बहुत की समझते हैं? अगर इफ़ यू आस्क मी, इट्स गोइंग टू बी शादाब एंड इफ्तिखार। आप बाकी बाबर वगैरह को तो अभी राइट देखिए, आई थिंक शादाब फॉर मी इज़ मोर देन अ यूटिलिटी प्लेयर ना। आई मीन ये इस वक्त पाकिस्तान की कम से कम T20 टीम की अगर आप बात करें, इज़ द बैकबोन। सही है। चाहे वो बॉलिंग की बात करें, चाहे, बल्कि मैं तो ये ज़ाती तौर से समझता हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, बट हिज कैप्टनसी क्रेडेंशियल्स आर एक्चुअली बेटर देन बाबर। इसका बहुत थिंकिंग ब्रेन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हम देख चुके हैं, बाबर को देखो हमने कराची किंग्स के लिए कैप्टनसी करते हुए देखा। अब तो बल्कि मेरे सुनने में आया है कादिर भी ये बात बोलते हैं कि जी अब तो कराची किंग्स के लिए नहीं। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन शादाब हैज़, आई थिंक, मुझे अगर आप दूसरे प्लेयर कोई बात करें कि जो आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हारिस रऊफ इज माय मैन। चले इस पे भी हम बात करते हैं जरा। तो ये क्रिकेट पर बहुत अहम मैच है आज। देखना ये है कि कौन मैदान मारेगा। दुआ ये कि पाकिस्तान जीत जाए। अब्दुल कादिर ख्वाजा और अदील अजहर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, आपके पास आती हूँ। आपके इर्द गिर्द शायकीन क्रिकेट मौजूद है, पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे यकीनन यही लग रहा है। क्या कह रहे हैं ये, जरा सुनवाएं तो सही इनकी गुफ्तगू। देखिए, ये जो हमारे पास मौजूद है, ये आसिफ हजारा है। ये बॉक्सिंग एशियन बॉक्सिंग चैंपियन है और ये पाकिस्तान से आए हैं सपोर्ट करने के लिए। अब क्या पाकिस्तान से ही आगे हैं, बॉक्सिंग छोड़ के क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं? मैं असले में तब फाइट था मेरा, वो नेक्स्ट फाइट में दिसंबर में। आज ख्वाहिश यही था कि अपने क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने आ जाओ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जीते। अच्छा, कौन सा फेवरेट है बैट्समैन और बॉलर में से पाकिस्तान टीम में? बाबर आजम। और अगर बाबर आजम कहे कि मुझे बॉक्सिंग सिखाएं, उसे सिखाएंगे बॉक्सिंग? सिखाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे। कभी कभार किसी को मार भी कह रहे हैं किसी कभी कभार बाबर आजम मार भी सकते हैं किसी को, तो उनको बॉक्सिंग सिखाएंगे। ये आपसे बता हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस वक्त आ रही है, कुछ यहाँ पर मौजूद है, अच्छी बात करते हैं। भाईजान ये बताएं, आप लोग सब मलबूस करके आते हैं, कितनी खुशी होती है जब पाकिस्तान जो है वो जीतता है? और अब सेमीफाइनल आज जो है वो क्या होप है? बहुत ज़्यादा होप है, क्योंकि मैं ऑल द वे यूएस से आया हूँ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा और फाइनल में मेलबर्न में इंडिया और पाकिस्तान होगा। इंडिया या पाकिस्तान? मुझे लग रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान होगा। मजा आएगा अगर इंडिया पाकिस्तान होगा। देखिए जी, यूएसए से आए हैं सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान टीम को, और इनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान इंडिया का हम मेलबर्न में फाइनल एक मरतबा फिर देखना चाहते हैं। तो ये इस तरह की कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी सिडनी में ज्यादा है, लोकल एडिलेड और आप दूसरे जो शहरों की बात करें, तो यहाँ पर आज इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि ग्रीन शर्ट और ये अफ्रीका के खिलाफ कितनी अच्छी बात है। अमेरिका से आ रहे हैं, हमारा अपना फखर जो है वो आसिफ हजारा वहाँ पे मौजूद है। वेरी नाइस, क्या ज़बरदस्त बात है। ओके अदील, अगेन कमिंग अगेन टू द मैच। अच्छा जी, हमने की प्लेयर्स की बात कर ली ना। आखिर में हम जहाँ फंस रहे हैं, पहले तो हम सिर्फ ये कर रहे थे कि एक कॉगमायर है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे बैट्समैन फंसे हैं, और उसमें पहले तो हम स्पिन पे फंस रहे थे। एशिया कप में बाबर स्पिन पे आउट हो रहे हैं, बिश्नोई के खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, अब बाकायदा फास्ट पे भी फंस रहे हैं। स्पिन कितना रोल प्ले करने जा रही है आज के इस ग्राउंड पर? नहीं, मैं जो थोड़ी देर पहले जो एग्जैक्टली बात कर रहा था, साउथ अफ्रीकन वाले गेम में हम क्योंकि स्पिन का इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं देख पाए बिकॉज पाकिस्तानी बॉलर्स को वो कोटा ही नहीं मिल पाया। वो मैच शॉर्टेंड हो गया था बारिश की वजह से, हम सिर्फ 3 ओवर्स 14 में से करवा पाए थे। मैं आई एम रियली काउंटिंग ऑन द स्पिनर्स टू कम गुड टुडे। और अगर आप बात करें उनके पाकिस्तान, देखिए उनकी भी मैंने बोला, इश सोडी और सेंटनर, आई कैन सी बोथ ऑफ देम प्लेइंग बिकॉज सेंटनर इज अ डिसेंट बैट्समैन एज वेल। लोअर डाउन दी ऑर्डर आके वो लोअर मिडिल ऑर्डर पे अच्छे रन भी स्कोर करता है। मेरे ख्याल से वो दोनों होंगे। अगर ये उसी विकेट पे करवा रहे हैं मैच साउथ अफ्रीका वाली, दैट मीन्स कोई नई विकेट इस्तेमाल नहीं हो रही है, यूज्ड विकेट है, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर उसमें होगा, स्लोनेस होगी विकेट में। सो मुझे स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाउएवर पाकिस्तान का जो एक इशू मुझे नज़र आता है वो ये कि बाबर 2 से ज़्यादा स्पिनर्स को यूज़ नहीं करते। आई रियली डोंट नो, अगर उन्होंने 2 स्पिनर्स करा लिए तो वो तीसरे को ट्राई नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि 1 या 2 ओवर दिए जा सकते हैं, लेकिन उसका बहुत कुछ इन्हिसार ये होगा कि पाकिस्तान के जो अटैक फास्ट बॉलर्स हैं वो कितने इकोनॉमिकल साबित होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदील अजहर, आप हमारे साथ मौजूद थे। कादिर ख्वाजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक सबको, क्योंकि आज का दिन है पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हम जैसे आए, ऐसे आए, वैसे आए, तैसे आए, जैसे भी आए। पड़ोसी बेचारे इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं कि देखें ये तो जी पीछे के गेट से आ गए। लेकिन आ तो गए, आपने बहुत कोशिश की कि आगे के गेट से हमें ना आने दें। आना, हाँ, हम आ गए।
अब देख लें आपने क्या करना। चलो वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि एक दिन की डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद बनने वाली मरवा बसरा का ख्वाब पूरा हो गया है। होनहार तालिबा को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेकिन अब ये स्टोरी है क्या, मरवा आखिर चाहती क्या थी, किस तरह से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया और किस तरह से ये ख्वाहिश आगे पहुंची और उनकी ये ख्वाहिश जो है पाया तकमील तक पहुंच गई और उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मरवा बसरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मरवा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। चलें, एक दिन की डिप्टी कमिश्नर बनी तो सही ना, तो ये आपका ख्वाब था डिप्टी कमिश्नर बनना? ये एक हमारे जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हैं सर इमरान हामिद शेख, उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसके लिए जिन बच्चों ने मैट्रिक में 95% से ज़्यादा मार्क्स लिए थे वो इसके लिए एलिजिबल थे और फिर उन्हें एक फॉर्म फिल करना था जिसमें निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को भी कंसिडर किया गया। तो उसमें मैट्रिक के रिज़ल्ट के 40 मार्क्स थे, इसी तरह बच्चे के बिहेवियर के 10 मार्क्स थे और जो इल्मी और अदबी मुकाबला जात हैं उसके 20 मार्क्स थे। तो मतलब इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया और फिर पूरे फैसलाबाद में से टॉप 20 बच्चे सेलेक्ट किए गए और उनका फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के लिए भी प्रॉपर पैनल बैठा जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सर काशिफ अवान थे, CEO एजुकेशन थे और DEO एजुकेशन थे। क्या फिर बात उस है। इंटरव्यू के बाद उन्हें एक बच्चे को सिलेक्ट करना था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए फिर मुझे सिलेक्ट किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप एक दिन की डिप्टी कमिश्नर साहिबा बनी तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, वो फीलिंग कैसी थी? और DC साहिबा बन के आपने कोई ऑर्डर पास किए, कोई साइन वाइन किया कोई? मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी और अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो एतमाद मुझे मेरे सीनियर्स ने दिया है अब मुझे उसको काम में लाना है और जिस इल्म और तदरीस की कश्ती में उन्होंने मुझे सवार किया है इंशाल्लाह एक ना एक दिन मुझे उससे साहिल तक ले जाना है इंशाल्लाह। और जहाँ तक जी। अच्छा मरवा, एक तो अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और दूसरा मेरा सवाल भी लीजिएगा कि अब नेक्स्ट आपका प्लान क्या है। चलें, ये तो वो थी ना चीज़ जो कि आपको मिल गई, आप बन गई। एक ख्वाब भी होता है, एक ख्वाहिश भी होती है, तो अब आगे मज़ीद क्या करना है आपने? वो इकबाल कहते हैं ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या बात। तो इंशाल्लाह ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी, मुझे इसी तरह मेहनत करते रहना है और इंशाल्लाह जिस कदर कामयाबी हासिल कर सकूंगी करूंगी और अपने मुल्क को सर्व करूंगी। मेरा मकसद महज अपने मुल्क को, यहाँ के लोगों को सर्व करना है और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। आपने कहा कि 95% एलिजिबिलिटी ही DC बनने के लिए एक दिन की, तो आपकी कितनी परसेंटेज थी ये भी बता दें। और आपकी माशाल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी आपका पब्लिक स्पीकिंग की तरफ कोई रुझान वगैरह, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। जी, मेरे मैट्रिक में 1100 में से 1072 मार्क्स थे। इसके अलावा मैं हमेशा जो हमने साबित सरगर्मियाँ हैं उसमें पार्टिसिपेट करती रही हूँ। पेंटिंग में मैंने प्रोविजनल लेवल पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और तकारीरी मुकाबलों में कई मरतबा मैंने ज़िलाई लेवल पर टॉप किया हुआ है। इसके अलावा जब भी मेरे इंस्टीट्यूट में कोई भी फंक्शन होता था तो मैं एज अ स्टेट सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइज़र के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती थी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे मरवा, बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन की जो आज बनी, जब आप अपना FFC कंप्लीट कर लेंगी और जब अपनी ग्रेजुएशन कर लेंगी उसके बाद आप एक दिन की नहीं बाज़ाब्ता डिप्टी कमिश्नर क्या उससे भी बढ़ के पाकिस्तान की खिदमत करेंगी, क्योंकि ज़रूरत है हमारे मुआशरे को। और जब ख़वातीन आगे बढ़ के इस तरह का कोई काम करती हैं तो हमें ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा मुल्क और हमारे मुल्क में ख़वातीन को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें हर वो चीज़ दी जाती है जिसका वो हक रखती हैं। चलें जी, अब कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन एक मरतबा फिर मुलतवी होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कर दी है, 120 दिन में इलेक्शन करवाने की शिक ही ख़त्म कर दी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शर्जील साहब, इस बार क्यों ये किया है, इसको मुलतवी कराने के लिए क्या है, शेकी ख़त्म कर दिया, क्यों? सॉरी, दोबारा बताइएगा जी, मैं आपका सवाल नहीं सुना। शर्जील साहब, ये पाबंदी थी 120 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की लोकल बॉडीज़, लेकिन वो शेक जो है तरमीम के ज़रिए ख़त्म की गई है, क्यों? देखिए जी, गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है वो कानून जो है
लोकल गवर्नमेंट का, उसके अंदर रह के कोई भी काम गैर कानूनी नहीं किया, पहली बात ये। दूसरी बात कि आप लेटर की बात करें, वो लेटर भी मैंने देखा नहीं है कि जो लेटर निकला है। मैं तो एक नजर देख लूं, फिर मैं आपको तफसीली बता सकता हूँ। सही, ठीक सर। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट एक्ट है ये कि बल्दियाती इलेक्शन आपने 120 डेज के अंदर कंडक्ट करने हैं, लेकिन उस शिक को ख़त्म कर देना यकीनन अब इस पे आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। सब लोग तैयार हैं इस तरह की तनकीद का सामना करने के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा आप लोगों पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, पीपुल्स पार्टी को कभी भी बल्दियाती इंतखाबात से कोई खौफ है, डर नहीं है, और उसके मैं आपको वैलिड रीजन बता सकता हूँ। आधे दिन में बल्दियाती इंतखाबात हुए जो कि पीपुल्स पार्टी ने भारी अक्सर से कामयाबी हुई। सेकेंड फेज में जो इंतखाबात होने थे उसमें कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन थी। ठीक है। अभी कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन के बाद हैदराबाद डिवीजन में भी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें ज्यादातर पीपुल्स पार्टी ने अनअपोज अपने नुमाइंदे कामयाब करवाए हैं। अगर मैं हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन की बात करूं तो उसमें भी 160 में से 70 से ज्यादा लोग जो है अनअपोज पीपुल्स पार्टी की जीते हैं। अच्छा। और कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट इलेक्शन में भी पीपुल्स पार्टी ने मली में एक भारी कामयाबी दी। तो ये खौफ हमें बिल्कुल नहीं है कि हम किसी खौफ की वजह से या किसी और वजह से जो है हम उस इलेक्शन को कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन टाइम पर हो, पीपुल्स पार्टी चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन टाइम पर हो। लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल है इस वक्त भी हैदराबाद डिवीजन में बात करूँ तो डिवीजन में अभी भी पानी जो है वो काफी डिस्ट्रिक्ट में पानी भरा हुआ है। डेफिनेटली जहाँ पे आपके लोग स्कूल में रह रहे हैं, स्कूल में पोलिंग वहाँ हो नहीं सकती, और लोग अगर सैलाब में इस वक्त मुतासर होंगे तो जो मुतासर सैलाब अपने लिए सर्वाइवल का काम करेंगे कि मुतासर सैलाब जाके इलेक्शन में वोट देंगे। कराची की जहाँ तक बात है, कराची के लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक क्लियर मौक़िफ़ दिया था कि हम इलेक्शन चाहते हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा था राइटिंग में, कराची के इंतखाबात आप 2 फेज में करें। कराची डिवीजन में आधे कराची डिवीजन में आप भले उस तारीख को कर लें और आधे कराची डिवीजन में आप 1 हफ्ते के बाद करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके प्रॉपर तरीके से। क्योंकि हम बाकी हमें जब इलेक्शन हमें इस फेजेस में हुए थे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को बुलाते थे। इस वक्त भी हमने जो है अब बाकी जो रूरल एरियाज है वहाँ की पुलिस कराची में बुला सकते क्योंकि वो खुद सैलाब ड्यूटीज पे है। कराची में भी पुलिस जो है हमने इस्लामाबाद में मांगी है, हमने वहाँ भेजी। हमने कहा कि या हमने 2 शर्तें रखी थी। शर्तें रखी, एक रिक्वेस्ट रखी थी इलेक्शन कमीशन से। एक रिक्वेस्ट ये थी कि या तो हमें इलेक्शन कमीशन या बाजार में दाखिला जो है वफा की बाजार दाखिला वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। दूसरा हमने कहा कि कराची के इलेक्शन को आप 2 फेजेस में करें, ये हमारी इंतजार थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई डिले या कोई ना कराना ये कोई शरील साहब, जिस खत का आप जिक्र कर रहे हैं गालिबन 8 या 9 नवंबर का है, ये सॉरी 1 महीने पहले का है, ठीक है ना जी? इसी की आप बात कर रहे हैं ना, अक्टूबर के लेटर की बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कौन से लेटर की आप बात कर रहे हैं जी, जिसमें ये कहा गया है कि जी फेजेस में करा लें, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी पर्सनल। उसमें शर्जील साहब मैं चाहूँगा एक बार फिर बता दीजिए कि हमारी जो नफरी है वो पहले सैलाब में फंसी रही, ये तो बात ठीक है, उसके बाद दीगर मामलात में फंसी रही, अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है? इस लेटर में ये क्यों लिखा हुआ है कि जी हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है? लेकिन मैं क्योंकि जब NH 245 की लास्ट इलेक्शन हुई थी उसका आपको पता है कि क्या हुआ था कराची में, कितना हंगामा आ रहा है, और वो इलेक्शन जितने भी होते हैं बाई इलेक्शन होते हैं नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, वो बड़े मतलब फिर भी वो कहते हैं उसको मैनेज करना आसान होता है। जब आप पंचायत इलेक्शन की बात करते हैं तो पंचायत इलेक्शन के लिए कहा जाता है कि एक घर की इलेक्शन है, उसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, और फिर खुदा न खाता कोई ह्यूमन लॉस हो या लड़ाई झगड़े हो, उसको अवॉइड करने के लिए हमें हर पोलिंग स्टेशन पर हमें प्रॉपर वहाँ पे नफरी चाहिए होती है। और इसीलिए हमने कहा था कि 2 फेजेस में करें। मतलब पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था हम इलेक्शन को नहीं करना चाहते, आप इसी कराची के इलेक्शन को जो डिवीजन है, कराची डिवीजन है, इसको आप 2 फेजेस में करें। अच्छा। पहले 1 फेज कर लें, अभी मजे दूसरा कर लें। तो हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, हम आज भी अगर इलेक्शन करने तैयार है
पीपुल्स पार्टी के इलेक्शन के लिए परफेक्ट करने के तैयार है, फिर गवर्नमेंट भी तैयार है। अब शर्जील साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना आपकी तरफ से डिले नहीं है, ये तो चलें ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक बात मान ली जाती है, लेकिन एक शिक को ख़त्म कर देना, ये एक सवालिया निशान छोड़ के जा रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी को खौफ है कराची और स्पेशली हैदराबाद से जो शिक यहाँ पर ख़त्म की गई है? क्योंकि शिक ख़त्म कर देना बहुत सारे जहनों पर एक सवाल छोड़ के जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा। मैं आपका जवाब दूं, आपने हैदराबाद की बात की ना जी, हैदराबाद तो हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हैदराबाद की 160 में से 70 सीटें तो पीपुल्स पार्टी ने ऑलरेडी अनअपोज्ड जीती है। तो सिर्फ बाकी जब इलेक्शन होना है तो इंशाल्लाह उसमें हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ हैदराबाद जीतेंगे। कराची की बात है, कराची में भी अभी आपने लास्ट इलेक्शन देखा, पीपुल्स पार्टी उसको खर्चा ही नहीं है। 2 सीटों में इलेक्शन उसमें पीपुल्स पार्टी ने एक सीट बड़े मार्जिन से जीती है। तो मैं वही बोला हम लोग पोस्टपोन करना नहीं चाह रहे। हमने ये कहा था कि बिकॉज ऑफ के लॉ नॉट किया तो हमें फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड करे या उसको 2 फेजेस में करने कराची। अच्छा, लेकिन शर्जील साहब देखें, अब आपके जो दोस्त हैं ना देरीना हाफिज साहब, हाफिज नहीं, वो ये कहेंगे कि देखें कभी ये इंडिया पाकिस्तान वाले दिन इलेक्शन रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, तो वो नियतों पे शक करेंगे। वो तो अपने दोस्त को कैसे जवाब देंगे आप? आपके लिए जाती तौर पर बड़ी इज्जत है, लेकिन इनकी पार्टी सिर्फ टीवी पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद है। इनको पूछे, आपने पिछले इतने सारे कराची की इलेक्शन में सिर्फ एक आपने एमपी की सीट की, एमएलए की आपने एक सीट कराची में नहीं की। तो जिनका कोई स्टेट की एक महदूद और लिमिटेड हो तो उनको सिर्फ शोर शराबा ही उनको अच्छे सूट करता है। सही है, ठीक है। शर्जील इनाम अहमद हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और सिंध हुकूमत ने 120 करवाने की शिक को ही ख़त्म कर दिया है। सो लेट्स सी कि अब आगे ये जो इलेक्शन है इसका बहुत देर से इंतजार है, क्योंकि बार बार डिले हो रहे हैं। ये पता नहीं, अल्लाह जानता है ये कब होंगे भी या फिर इसी तरह से चलते रहेंगे। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोयटा के निजी स्कूल में रंगारंग सकाफती तकरीब का अहतमाम किया गया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस और तैयारियों ने महफिल को 4 चांद लगा। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट देखिए। बलोची सकाफत की अलामत, खूबसूरत लिबास, भारी दस्तार और हाजरीन को महसूस करती मशहूर कुन धुनें। पश्तून सकाफत के खुशनुमा रंग, हाथ से तैयार किए गए कपड़े, सरपोश और तुर्रे इम्तियाज पगड़ी। पंजाबी सकाफत का मुनफरिद अंदाज, देसी खाने और मिट्टी के बर्तन। कल्चर शो में सिंधी सकाफत की झलक भी नुमाया थी। रिवायती शादी और लोकगीत। कोयटा के निजी स्कूल में सालाना सकाफती शो सजा तो बड़ों और बच्चों ने खूब तैयारी की। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए। मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आज यहाँ पर देखा, बहुत एंजॉय हुआ। बच्चों की तो सज धज ही निराली थी। हर स्कूल में ये कल्चर शो होने चाहिए ताकि स्टूडेंट के नॉलेज में और कल्चर के बारे में इजाफा होता जाए। सकाफती शो में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला और मजे किए। नन्हे तारों ने ऐसा दिलकश अंदाज अपनाया कि बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ, तो आज हम लोगों का कल्चर डे है, तो बहुत अच्छा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे और बच्चियों ने मुल्की सकाफत के हर रंग को उजागर किया। I am of Baloch culture, so I get many information and many cultural things that we didn't know about them. मुंतज़मीन कहते हैं कल्चर डे मनाने का मकसद मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करने के साथ साथ नई नस्ल को अपनी सकाफत से रूशनास कराना है। पता तो जाहिर है सबको है अपने कल्चर के बारे में, अपनी सकाफत के बारे में, लेकिन हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ इतने जा चुके हैं कि हम अपने कल्चर को थोड़ा पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस छोटे से इवेंट के ज़रिए हम अपनी सकाफत की अहमियत को उजागर कर सकें। शुरका ने रंगारंग तकरीब के इनाकात को सराहा। बहुत अच्छा है ताकि बच्चे हमारे ये सीख सकें कि पाकिस्तान में क्या क्या रवायतें हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कल्चर शो में सकाफती अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। वालिदैन भी बच्चों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। और आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पिछले हफ्ते कराची में क्लासिकी मौसीकी के फ़रोग के लिए म्यूज़िकल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसे तहजीब फेस्टिवल का नाम दिया गया। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने फेस्टिवल के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखा दें।
बांसुरी, सारंगी और तबला मशरिकी मौसीकी की छांव तले तख्लीक की जाने वाली हर धुन की बुनियाद हैं। और जब ये तीनों यकजा हों तो मौसीकी से प्यार करने वालों का मज़ा दोबाला हो जाता है। कराची में 2 रोज़ जारी रहने वाले 13वें तहज़ीब फेस्टिवल के दौरान जब बांसुरी नवाज जुल्करनैन, सारंगी नवाज गुल मोहम्मद और तबला नवाज यूसुफ बशीर ने सुरों को छेड़ा तो समा बन गया। तेरहवें तहज़ीब फेस्टिवल के दौरान नौ उम्र इज़्ज़त फ़तेह अली खान ने भी खूब धूम मचाई और हाज़रीन को ख़याल गायकी की झलक दिखाकर ज़बरदस्त दाद समेटी। परफॉर्मेंस के बाद जुल्करनैन और गुल मोहम्मद ने समा से बात करते हुए क्लासिकी मौसीकी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि क्लासिकी मौसीकी बुनियाद है मौसीकी के हर रंग और हर अंग की। आजकल अपनी अपकमिंग जनरेशन को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप जितना भी हिप हॉप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं, वो सब जितने भी म्यूज़िक जॉनरास निकले हैं वो क्लासिकी मौसीकी से निकले हैं। हम यहाँ पर अगर क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं तो ज़्यादा गज़ल को आगे ले आते हैं। गज़ल जाके कोई 5वें 6ठे वो नंबर पे आता है ये जॉनरा। सबसे पहले ख्याल गायकी है, मेडिटेशन, इसमें बहुत एक रूहानी एक फील होती है। आर्टिस्ट को हम जब यानी कि परफॉर्म करने बैठते हैं तो हम कहीं और होते हैं। आज बसंत मना ले सुहाग। 2 रोज़ जारी रहने वाले 13वें तहज़ीब फेस्टिवल के दौरान पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया और हाज़रीन से दाद वसूल की। 1750 से 1820 के दौरान क्लासिकी मौसीकी ने हिंदुस्तान में जन्म लिया और फिर मुग़ल दरबारों के ज़रिए ये खूबसूरत आवाज़ें, मौसीकी की ये खूबसूरत सिन्फ सारी दुनिया में फैल गई। हम ये खूबसूरत आवाज़ें सुनते रहेंगे तो ये ज़िंदा रहेंगी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। वेलकम बैक जनाब। हम सबको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि कमर का जो दर्द होता है वो कितना तकलीफ़ दे होता है और दुनिया के आम तरीन जिस्मानी अमराज में से ये एक है और किसी भी शख्स को ज़िंदगी में किसी भी वक्त इसका सामना हो सकता है। अब हम ये इसको नहीं कैटेगरी में लेकर आ सकते जी बूढ़े लोग हैं तो उन्हें हो सकता है, जवानों को नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीनएजर्स को भी हमने देखा कि भाई अब उनकी बैकबोन में पेन होती है, शिकायत कर रहे होते हैं कमर में दर्द है, रात को सो के उठते हैं, सुबह अपनी माँ से उनकी शिकायत होती है जी कमर में दर्द है। या वही बात है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके एक्सरसाइज का तरीका ऐसा है या आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसकी कोई एक वजह नहीं होती, इसकी बहुत सारी वजूहात होती है और इन वजूहात को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आप फैसल इस तरह की चीज़ से बच सकें। एग्जैक्टली। तो अब हमारे साथ इस पे आज बात करने के लिए हमने एक बहुत मॉडस्ट गेस्ट को इनवाइट किया है ताकि हम आपको ये बता सकें कि किस तरीके से ये पेन होता है और किस तरीके से आप इसमें रिलीफ भी पा सकते हैं। जैसे कि महक ने ही बताया कि जो एज वाले मामलात होते हैं, तो इस पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आगा सज्जाद साहब, आप अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड पेन स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। तो सबसे पहले तो हम इसी से आगाज़ करते हैं। हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात भी कर रहे थे कि जी चेस्ट पेन हो जाता है तो उसको हम बहुत सीरियस लेते हैं। बैक पेन में हम कहते हैं कि जी थोड़ा सीधा लेट जाओ तो ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले तो इन मिथ्स को किल कीजिए। कमर का दर्द या शियाटिका, अरकुन निसा जिसको बोलते हैं, जो कमर के दर्द से टांग की तरफ जा रहा होता है, अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है कि अगर ये 3 महीने से ज़्यादा का हो, ऑन एंड ऑफ या कंटिन्यूस, तो बज़ाते खुद एक बीमारी है।
इट्स एन इलनेस। जिस तरह से दिल की बीमारी का कार्डियोलॉजिस्ट होता है, उसका बाकायदा FRCS या अमेरिकन डिप्लोमेट होता है ताकि वो तशख़ीस कर सके और पिन पॉइंट इलाज कर सके। इसी तरह से अमेरिकन डिप्लोमेट होता है, FCPS पाकिस्तान में होता है। अलग ये एक शाख है जो बेहोशी एनेस्थीसियोलॉजी के बाद अलग से 2 साल पढ़नी पड़ती है, इसका इम्तहान देना पड़ता है ताकि आप तशख़ीस कर सकें कि कमर का दर्द क्या गुर्दे से आ रहा है, डिस्क से आ रहा है, रक्त से आ रहा है। और महक, जैसे आपने बात की ना, मेरे यंगेस्ट पेशेंट सिवियर शियाटिका के साथ 14-15 साल के हैं। ओह गॉड, 14-15 साल क्या एज होती है आपकी? जी हाँ। और जिस तरह एज बढ़ती जाती है, कोई भी बीमारी का बढ़ने का चांस है, इसी तरह जिस तरह एज बढ़ती जाती है, ये बीमारी ज़्यादा कॉमन होती जाती है। हमारे लाइफस्टाइल, जंक फूड ने इस पे बहुत एम्फसाइज किया है। और जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़, डायबिटीज़ या कोई और लॉन्ग टर्म बीमारी है, इसका कामयाब इलाज है, इनका क्योर नहीं है। अच्छा। अगर एक दफ़ा कमर का दर्द या शियाटिका लंबे अरसे का हो गया तो प्रॉब्ली उसका क्योर नहीं है, चाहे आप बैक सर्जरी क्यों ना करवा लें। इसके कॉमन क्या रीजंस हैं इसका रिस्क फैक्टर्स हैं। जिस तरह दिल की बीमारी के रिस्क फैक्टर्स हैं, अच्छा, कि अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, आपकी हैवी लाइफस्टाइल है, तो इस तरह रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है। मगर एग्जैक्ट कॉज, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियां हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब जो पेन है वो आपके जोड़ से भी आ सकता है ऊपर। ओके, हम इसको एलाबरेट भी कर रहे हैं जी हाँ। सो प्लीज गो ऑन नाउ। जी हाँ। इस जोड़ छोटे से भी आ सकता है। अच्छा। इस जोड़ से भी आ सकता है। ओके। यहाँ पे पेट लगा होता है, ये कमर का पिछला हिस्सा है। सही है। यहाँ से रग टांग में जा रही होती है। अच्छा। तो 2 जोड़ों के बीच में जो डिस्क है जी, उससे भी हो सकता है। डिस्क अगर पीछे आ जाए और रग को इरिटेट कर दे, दबाई नहीं, इरिटेट कर दे, तो टांग में इतना शदीद दर्द होता है कि आपकी हो सकता है कि आपकी सोच है। मगर अनफॉर्चुनेटली दिल के, डायबिटीज़ के, हाई ब्लड प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। दर्द आप तशखीस कोई टेस्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो 80% जो दर्द डायग्नोस होता है वो हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से। हम लोग 20 से 40 मिनट मरीज़ के साथ स्पेंड करते हैं ताकि 80% तशखीस करें। टेस्ट हम कराते हैं हमें हेल्प करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि MRI में डिस्क एक तरफ आती है और दर्द दूसरी तरफ होता है। अच्छा। अब आप तस्वीर का तो इलाज नहीं करेंगे ना, जाहिर है, वो आप दो आनी थी, वो तो आ गई। अच्छा हाँ। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, जैसे वो ख़वातीन जो C सेक्शन के मराहिल से गुजरती हैं, चूँकि उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है और काफ़ी ये चीज़ ख़तरनाक होती है। अच्छा, डिलीवरी के 5, 6, 7, 8 महीने के बाद उन्हें फ़ील होता है कि वो दर्द वापस आना शुरू हो गया है उनकी बैक में, और स्पेशली जब मौसम तब्दील होता है। तो मुझे बताएं कि ये क्या है, इसके लिए ख़वातीन क्या करें? क्योंकि आप तो 1 साल तक आपको कहा जाता है जी आपने हैवी वेट नहीं उठाना, आपने ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, जिम नहीं जाना। तो वो जो दर्द है वो क्या है? पहले तो ये है कि झुक के वज़न उठाना, झुक के डेडलिफ्ट करना या झुक के वज़न, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा आप रुकू कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन झुक के वज़न उठाने से आप लाइफ टाइम माजूर हो सकते हैं। देखिए, आप जी जो है वो ब्लड प्रेशर की गोली खा के जॉब पे भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैक पेन हो गया, जॉब जा सकती है, डिवोर्सेस हो गई हैं, डिप्रेशन हो गया है। मिलियंस, मैं मतलब लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ। यंग एज में 30 साल के बंदे ने अपना घर बेचा और उसने बैक सर्जरी कराई, इंजेक्शंस लगाए, उसको आराम नहीं आया। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उस पे ये है कि आपने झुक के वज़न नहीं उठाना, ठीक है, अपने आप को मोबाइल रखें। तो रिस्क फैक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिसमें पॉस्चर का बड़ा हाथ होता है। फ़र्ज़ करें अगर ये अपर बॉडी है, फ़र्ज़ करें दिस इज़ द अपर बॉडी और आप इसको उठा रहे हैं यूं बिल्कुल झुक के, तो वो मसला करता है। लेकिन अगर आप अपने हिप जॉइंट से यहाँ से अगर झुकें और अपनी जो प्रेशर है वो रादर देन बैक पे लें, वो आप नीज़ पे लें, तो वो आधा प्रेशर नीज़ पे, इससे ज़रा बेहतरी मामला हो सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे शक पड़ा है आप पेन स्पेशलिस्ट तो नहीं? नहीं एग्जैक्टली नीज़ पे बेंड आई हैव अ कंडीशन, वो मैं आपसे बाद में। जी हाँ, नीज़ पे बेंड करके और उठाने से जो है वो बैक पे प्रेशर नहीं पड़ता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। अच्छा। इसी तरह करना चाहिए। और मैं आपकी बात कंप्लीट करूं, 10,000 ख़वातीन पे 10,000 विमेन कनाडा में रिसर्च हुई, 5,000 को उन्होंने लेबर के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाए, ठीक है, और 5,000 को नहीं लगाए और उनका फॉलो अप किया गया। मेजॉरिटी का वो फॉलो अप कर सके। डिलीवरी के बाद 3 to 5% औरतों में बैक पेन या शियाटिका होता है ना। हाँ। स्पाइनल से या एपिड्यूरल से वो चांस बढ़ता नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें कि आपकी जो बैक बोन में पेन होती है, जो कमर में आपके दर्द होती है, उसकी डिफरेंट रीजंस है। अब लेकिन उससे हम बच कैसे सकते हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले, चूँकि मैंने आपसे एक सवाल भी किया था, ख़वातीन के हवाले से सवाल छोड़ा था, हम क्या क्या चीज़ें ऐसी अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट किसी ना किसी तौर पे बच जाएं इस कमर दर्द से? मैं पहले आपका वो फिनिश कर दूं। जी जी। जो स्पाइन का इंजेक्शन लगता है वो यहाँ लगता है, और अक्सर लोगों को, औरतों को, चाहे वो स्पाइन का इंजेक्शन लगाएं या न लगाएं, 3 से 5% औरतों को डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद जो है कमर का दर्द या अर्कोनिसा या शियाटिका होगा। अच्छा, ठीक। किसी को माइल्ड होगा, किसी को मॉडरेट होगा, किसी को सिवियर होगा। इसका इंजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इंजेक्शन यहाँ लगता है, दर्द या यहाँ से आता है या सामने की तरफ रग से आता है। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन में ये है कि झुक के वज़न ना उठाएं, नीज़ के बल उठें, बिस्तर से कोशिश करें सीधा ना उठें, करवट लेके उठें, मुस्तकिल नहीं बैठे रहें। हमारी बॉडी बनी है हिलने जुलने के लिए। तो अगर आपकी बहुत पोजीशन है कि आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो उस पे क्या करें कि आप हर घंटे 2 घंटे पे, बल्कि बाहर के मुल्कों में तो 1 घंटे में मैंडेटरी शटडाउन हो जाता है कंप्यूटर। अगर आप 1 घंटा बैठे रहें, अच्छा। आपको हर 55 मिनट्स पे वो अलार्म बज जाता है कि 2 मिनट घूमो फिरो। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बाइक राइडर्स हमारे यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में है। हमारी सड़क माशाल्लाह, वो भी आपको पता है किस तरीके से सड़कें हमारी, तो वो क्या करें बेचारे? बस क्या करें, क्योंकि बाइक राइडर्स में एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो वो लोग बैठ नहीं सकते जब क्लिनिक आते हैं, कहते हैं कमर में दर्द है, उनको होता है टेल बोन का पेन। yes. उनको जोड़ पे ठक 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 लड़के, और डिलीवरी के बाद भी बहुत कॉमन है। शो दैट टेल बोन अगेन, हम दोबारा दिखाते हैं। ये जो टेल बोन है, इसका जोड़ जो है उसके अंदर वरम आ जाता है। ओके। और बेचारे बैठ नहीं पाते, यंग लोग। तो खुदा के लिए शॉक्स अपने शॉक्स जंप्स वगैरह एडजस्ट कराएं, सीट को नरम करें, क्योंकि सड़कें तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो तो कोई सही नहीं कर सकता। और इसका बाकायदा इतनी तकलीफ होती है कि बाकायदा पूरे इलाज करवाया जाता है। और इसके लिए क्या करें? वो जैसे बाइक राइड करके जा रहे हैं, घर में 5 मिनट जो है वो कुछ एक्सरसाइज कर लें, इस तरह की। इसके लिए इसको जब डेवलप हो जाता है तो या तो इसकी 5 दिन की दवाई दी जाती है, अच्छा। या इधर बिल्कुल गोश में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और सुन करके इतना पेनफुल नहीं होता। फिर एक आता है कॉक्सिस पिलो, जिसके कॉक्सिस कुशन, जिसके बीच में कुशन, जिसके बीच में गैप होता है, या फिर वेस्पा की ट्यूबिंग सस्ती मिल जाती है, वो लेके 2-3 महीने इस जोड़ को रेस्ट दें,
कीगल्स एक्सरसाइजेस नेट पे देखें, जिससे जोड़ मजबूत होता है, तो उसका अलग मैं कह रहा हूँ बैक पेन जो है वो इधर से लेकर नीचे तक होता है और उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सही है। तो और उन सबसे बचना बड़ा जरूरी है ना। अच्छा, मुझे लगता है कि इसके अंदर ये चीज होती है कि आपका पोस्चर जो होता है ना उसका सही होना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि हम एक नेक्स्ट आपके साथ सेगमेंट ऐसा करें जिसमें आप हमें ये बताएं कि आपका उठना बैठना स्पेशली ऑफिसेज में जो हमारे कॉलीग्स काम करते हैं ऐसे करके बैठे होते हैं ना, तो फिर उनकी कमर में दर्द अगले हफ्ते हम ये करने जा रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं कि समा के रेफरेंस से जो मेरे फेसबुक पे डॉक्टर आगा सज्जाद पेन मैनेजमेंट पे हम लोगों को कमर के दर्द और शियाटिका वाले और निसा वाले मैसेज करेंगे, हम उनको 25 फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं। इवन आगे भी जाके उनको अगर कोई प्रोसीजर वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो उसमें फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 0315 222 7246 पे कॉल करके पूछ लें। लेकिन हम लोग देखेंगे उन्हीं पेशेंट्स को जो हमें मैसेज करें, क्योंकि हमारे पास लोड ज्यादा होता है। विद द रेफरेंस ऑफ समा, विद द रेफरेंस ऑफ समा नहीं लिखेंगे तो फिर हम आपको सोचेंगे। चलें जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी जरूर, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि जो लोग ऑफिसेज में स्पेशली काम करते हैं उनका काम होता है 8 से 9 घंटे का, तो वो 8 से 9 घंटे बैठे रहते हैं, उसके लिए आपका पोस्चर सही होना बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आपके सितारे और आपकी किस्मत कितनी आपके साथ है, कितना आपका साथ देंगे आपके सितारे, क्योंकि तभी पता चलता है ना आपका आने वाला वक्त, आपका हफ्ता कैसा रहेगा। सामने जमील हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि उनकी के जो लोगों की किस्मत है वो क्या बता रही है। सामने अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया महक इनवाइट करने के लिए, और आपको इतनी अरसे के बाद यूं मैं और आप यूं बात कर रहे हैं, मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है। तो और वैसे आपके सुनने वालों के लिए चांद की पोजीशन तो आज के दिन में अच्छी है। अच्छा। लेकिन हमारी क्रिकेट इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि मैं कोई दावा नहीं कर सकती। लेकिन अभी आपके कहने पे चांद की पोजीशन को चेक किए, वो तो अच्छी है, लेकिन क्योंकि चांद को पाकिस्तान में ग्रहण भी कल ही लगा है, तो मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर सकती आज के दिन के लिए। नहीं, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा, और बस अल्लाह करे हमारी टीम जीत जाए, किसी भी तरह जीत जाए, बस जीत जाए। अच्छा सामिया, मैं चाह रही हूँ कि हम जरा वो 12 सितारों के बारे में बात कर लें, जो हम कहते हैं ना कि 12 सितारे 12 मूड के लोग होते हैं इस दुनिया में। तो हाउस ऑफ स्टार्स क्या कह रहे हैं इस वक्त लोगों के? वर्गो क्या है, टॉरस क्या है, जेमिनाई क्या है? अच्छा जी, 12 सितारों पे मुझे सिर्फ एक रैपिड फायर ही है, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ ये बता दूं कि आज इस महीने की ब्लेसिंग पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, एरीज 24 नवंबर तक पैनिक कंट्रोल करें, और 24 नवंबर के बाद से जो एरीज यानी बुर्ज हमल वाले बल्कि टका की दुआएं मांगे। आपसे दरखास्त है एरीज, आपकी दुआएं होंगी तो आज मैच के लिए जिनका सितारा एरीज है वो तो बैठ जाए सजदे में कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की इज्जत रख ले। और जो दुआएं मांगेंगे ना, दिसंबर से उनका रिवॉर्ड इनको मिलता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। टॉरस यानी बुर्ज सौर वाले जो लोग हैं, इस वक्त उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर सितारा पूरी करा के जा सकता है, और जो ख्वाहिश करें उसकी कोशिश करें, दुआ करें, हर जायज और हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करें। हो नहीं सकता सितारा आपकी कोई देरीना स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश पूरी कराए बगैर ये वाला साल एंड अप ना हो। हाँ, माली मामलात में एहतियात जरूर कीजिएगा। उसके बाद जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौजा, वार्निंग इनके लिए सिर्फ ये है कि अज़दवाजी ताल्लुकात या कारोबारी ताल्लुकात में दानिशमंदी, विजडम की ज़रूरत है, लेकिन करियर में जेमिनाइज गुड लक हो सकती है। आप बस अपना कमर कस लें, जो कारोबारी जेमिनाइज हैं या जॉब मुलाजमत में हैं, अपग्रेड हो जाएगा आपका करियर बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर।
उसके बाद सितारा कैंसर यानी बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, इनको ट्रैफिक के मामलात में जो वार्निंग है उसमें ज़रा बहुत एहतियात करें। और माशाल्लाह जो कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड लक हो सकती है। जो कोई इम्पोर्टेंट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए गुड लक हो सकती है इस वक्त में। और जो कोई लीगल मामलात से जान छुड़ाना चाहते हैं उनके लिए भी गुड लक का साइन बना हुआ है। उसके बाद सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, मनोसलवा की तरह अल्लाह पैसे की मेहरबानी आप पे कर सकते हैं। हर जायज़ और हलाल तरीके लियोज कमाइए, बनाइए ताकि आप अपने पैसे को रोलिंग पे डालें, या रिकवरी है या कोई काम करना है सेलिंग बाइंग का, आपके लिए बेस्ट टाइम है जो कि 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक का अरसा है। और वार्निंग दोस्तों के मामले में अल्लाह पाक आपको बस बहुतात रहे, दोस्त भी नेमत होते हैं। वर्गोस यानी कि बुर्ज सुंबला के जो लोग हैं, वार्निंग इनके लिए कैरियर में है, कैरियर से पंगा ना लें, पेशेंस के साथ अपने कैरियर को लेके चलें। और खुशखबरी जो शादी के ख्वाहिशमंद वर्गोज हैं, यकीन कीजिए कि इस वक्त कुछ सोल मेट टाइप कनेक्शन उनको अल्लाह पाक दे सकते हैं। मेरी भी दुआ है, और सितारा तो बहुत ही मेहरबान हुआ है, अपने रिलेशंस को ठीक करना है, आपने नए रिलेशंस बनाने हैं, अल्लाह की मेहरबानी उनके साथ है। अगला आ गया लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं, वार्निंग इनकी है जो हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ हार्ड वर्क करें, किस्मत पे ना छोड़ें। कोई इम्पोर्टेंट पेपर वर्क है, वीज़ा है, कोर्ट कचहरी है, पेशेंस के साथ 1 फरवरी तक तारीख भी मिलती है तो बर्दाश्त कीजिए। और इनकी जो गुड लक है वो होगी जॉब में, सेहत में, अल्लाह पाक जो बीमार है उनको शिफाई कामला देंगे, और सेहत में उसमें जॉब एरिया में गुड लक हो सकती है। कुछ कहना चाह रही है महक आप, या मैं कंटिन्यू रखूं? जी आप कंटिन्यू करें। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के जो लोग हैं, लव लाइफ में कोई ऑसम क्लिक हो सकता है, कोई सोलमेट टाइप, बच्चों से रिलेटेड खुशखबरी। जो लोग बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, औलादे नरीना या बच्चा होने के बेस्ट टाइम है इलाज के लिए और जो है रोमांस के लिए। और वार्निंग इनकी है फाइनेंसिस में बनिया बन जाइए। अगर आप अपने फाइनेंसिस को नहीं चाहते कि कल को किसी से मांगने पड़े तो इस वक्त आप बहुत मोहतात हो जाइए। अगला सितारा सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, वार्निंग है जी, अज़दवाजी जिंदगी में बहुत पेशेंस, तहम्मुल, रवादारी चाहिए हमें, वरना ब्रेकअप का खतरा भी यहाँ मौजूद है और खिटपिट से आपका मूड खराब होगा। और गुड लक जिन्होंने घर बदलना है, घर बनाना है, रिश्तों को जोड़ना है, जो खूनी रिश्ते, उनके लिए बेस्ट टाइम है इस वक्त में, घर बदलने के लिए भी, घर बनाने के लिए भी और घर को जोड़ने के लिए भी, क्योंकि घर तो ईंटों से थोड़ी बनते हैं, रिश्तों से बनते हैं। अगला सितारा कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, वार्निंग कैप्रिकॉर्नियंस, नौकरियों में मोहतात हो जाए और सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना जब तक जनवरी कंप्लीट ना हो जाए अगले साल का। और जो ब्लेसिंग है, जो शहर बदलना चाहते हैं, नई रिश्तेदारियां बनेंगी, मनपसंद तबादला, पोस्टिंग हो सकती है, मनपसंद स्टेशन मिल सकता है। अगला सितारा एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, ब्लेसिंग है जी, गुड न्यूज़ खाना माल में, माल के वसाइल बढ़ेंगे। अल्लाह पाक, मैं बार बार कहती हूँ, हलाल लुकमा खाइए भी, खिलाइए भी, बड़ी बरकत आती है उससे। और यहाँ पे क्योंकि अल्लाह ही की तरफ से जब आप पे इनायत हो रही है तो हम क्यों शॉर्टकट की तरफ जाएं। और दूसरा जो वार्निंग है, बच्चों पे विजिलेंट रहिए। लव लाइफ अगर नहीं चाहते ब्रेकअप हो तो बहुत तहम्मुल के साथ लव लाइफ में चलिए। आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, जो शादीशुदा अफराद है उनके लिए बड़े अच्छे साइंस बनने जा रहे हैं, उनका सितारा बहुत अच्छा जा रहा है। और जो शादी करना चाहते हैं, नए बिजनेस अलायंसेस बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। मोहतात, वार्निंग, अपने खूनी रिश्ते, पेरेंट्स, माँ बाप, अपना घर, वहाँ पे कोई किल चिक चिक पिक से बेहतर है कि ज़रा डिस्टेंट रहिए, किसी भी कंट्रोवर्सी में मत पड़िए ताकि रिश्तों में रिफ्ट ना आए, कोई दरार ना आए। तो ये रैपिड फायर में महक जी यही कर सकी हूँ जितना टाइम मेरे पास आप लोगों ने दिया। थैंक यू सो मच सामिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे बात करेंगे टाइम
30 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे ताकि हम हर सितारे पे ज़रा डिटेल में बात कर सकें। तो ये तो इल्म नजूम की रोशनी में आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते थे वो हमने आपको बताया, लेकिन असल और हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। बस दुआ कीजिए कि आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो और अल्लाह ताला आपको हर बुरी नज़र से महफूज रखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।